हेलो एवरीवन। 24 जुलाई के न्यूज़ टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो प्रमुख खबर है उसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक। गवर्नेंस में या फिर पॉलिटी में पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये गवर्नेंस का टॉपिक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल किया। ये भी भारत के संदर्भ में बड़ा एक अच्छा न्यूज है। इसको हम लोग देखेंगे, चाहे ये इकोनॉमी में या फिर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जीएसटी प्रगतिशील है, और ये जीएसटी जो यहाँ आज न्यूज है ये भी एक बढ़िया न्यूज है भारत के संदर्भ में, जो हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एनालिसिस देखेंगे। अगला है चोल शासक राजेंद्र चोल। चोल साम्राज्य में जो सबसे प्रतापी राजा हुए राजेंद्र चोल, उनके संदर्भ में न्यूज है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आईसीजे की जलवायु परिवर्तन से निपटने पर सलाहकारी राय। ये भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हम लोग देखेंगे। कुछ संक्षिप्तियां हैं, जैसे कि फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स हुआ, या फिर एआई फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम हुआ, या पावर मार्केट हुआ, चिकनगुनिया, तो इसको भी हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है चोल शासक राजेंद्र चोल। ये चर्चा में क्यों है? जो राजेंद्र चोल प्रथम हुए चोल साम्राज्य के, उनका जो समुद्री अभियान था, जो भारत के दक्षिण भारत के नेपोलियन कहे गए हैं, तो वो समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये समारोह मनाया जा रहा है। ये जो समारोह है, समारोह का नाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि तिरुवातिराई महोत्सव। याद रखिए क्या नाम है, आदि तिरुवातिराई महोत्सव। ये संस्कृति मंत्रालय मना रहा है। जो राजेंद्र प्रथम हुए चोल साम्राज्य के, उन्होंने तमिलनाडु से लेकर फिर श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह समुद्री अभियान किया और विजय प्राप्त किया। उसी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। साथ में यह महोत्सव तमिल शैव भक्ति परंपरा, विशेष रूप से जो शैव परंपरा के 63 नयनार संत को भी सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है। ये जो 63 नयनार संत हैं, इनको चोल राजवंश द्वारा समर्थन प्राप्त था। याद रखिए कि जो दक्षिण भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं हमेशा नयनार और अलवार। तो नयनार, अब याद रखिए कि शिव जी हैं, उनका तृतीय नयन है, उससे देखिए नयनार आता है, मतलब शैव परंपरा से जुड़े हुए शैव भक्त हुए, और अलवार जो विष्णु भक्त माने जाते हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आदि तिरुवातिराई महोत्सव याद रखना है, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक मैप से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से राजेंद्र प्रथम ने ये चोल वंश का जो साम्राज्य है यहाँ तक फैलाया। उसके अलावा ये आगे बढ़ते हुए गंगा के उत्तर तक पहुँच गए, विजय प्राप्त किए। इसलिए ये इन्होंने अपना नाम, उपाधि जो लिया, गंगई कोंड चोल का उपाधि लिया, और उसी उपाधि के नाम पे गंगई कोंड चोलपुरम एक शहर की स्थापना की, और इसी के नाम से एक बहुत विशाल मंदिर इन्होंने निर्मित करवाया। उसका भी नाम गंगई कोंड चोल नाम उस मंदिर का है। इसके अलावा इन्होंने जो समुद्री अभियान किया, इसमें पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। साथ में आप देख सकते हैं कि म्यांमार से होते हुए पूरा अंडमान क्षेत्र, मलेशिया क्षेत्र और पूरा इंडोनेशिया क्षेत्र पे विजय प्राप्त किया। एक समय में जो आपका ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, पूरा चोल वंश की खाड़ी बन गई। पूरे इस एरिया पे चोल वंश का शासन था। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये राजा राज प्रथम जो बहुत प्रतापी राजा हुए, उनके पुत्र थे राजेंद्र चोल प्रथम, राजा राज प्रथम के पुत्र थे। ये 1014 से 1044 ईस्वी 30 वर्ष इन्होंने शासन किया, गंगा घाटी पर विजय प्राप्त की और कौन सा उपाधि लिया जो मैंने आपको बताया था, गंगई कोंज चोल। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी की विजय की स्मृति में इन्होंने नई राजधानी गंगई कोंचोलपुरम बनाया और इसी नाम से मंदिर भी बनवाया। इन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में शक्तिशाली 7वीं शताब्दी में अपने पीक पे एक साम्राज्य था, नौसेना शक्ति थी वहां, श्री विजय साम्राज्य। इस श्री विजय साम्राज्य को इन्होंने उसके ऊपर फतह हासिल की और उसी के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार में इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम श्री विजयपुरम नाम रखा गया। ये श्री विजयपुरम भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्री विजयपुरम जो राजेंद्र प्रथम राजधानी बनाए थे अंडमान निकोबार का, तो ये पूछा जा सकता है कि किस जगह पे ये बनाए थे। कहीं तमिलनाडु ऑप्शन देगा, आंध्रा ऑप्शन देगा, अंडमान निकोबार देगा। इन जनरल लोग चोल साम्राज्य को तमिलनाडु से लिंक करते हैं, आप वहां गड़बड़ कर देंगे। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पांड्य साम्राज्य हुआ या चोल साम्राज्य हो गया या फिर विजयनगर साम्राज्य, उसको बहुत पसंद करता है, बार बार सवाल पूछता है उसके स्थापत्य के संदर्भ में, उसके मूर्तिकला के संबंध में, उसके चित्रकला के संबंध में। तो सारे आर्ट एंड कल्चर में बड़ा हैवी वेट रखता है। कुछ इसमें अगर कि पुस्तक का नाम है उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखिए कि जो चोल साम्राज्य था, जो चोल वंश के जो संस्थापक लोग थे, पहले पल्लवों के अधीन छोटे सामंत थे, लेकिन 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना विजयालय चोल ने की थी। उसके अलावा ये साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों हुआ? क्योंकि कावेरी बेसिन जो है, कावेरी नदी का जो तट है, बड़ा उपजाऊ है और वहाँ सिंचाई की बड़ी सुविधा थी, जिस कारण से वहाँ गांव बड़े समृद्ध हो गए। उस गांव को वहाँ उर कहा जाता था और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ये जो नाडू स्तर पे जो पूरे प्रशासन को संभालते थे, उनको न्याय करने और कर वसूल करने जैसे कार्यभार दिया गया था। जो टैक्स प्रणाली है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वेट्टी पूछेगा, वेट्टी किससे संबंधित है? तो ये चोल साम्राज्य में जबरन श्रम से संबंधित है या फिर कदमाई भू राजस्व से संबंधित है। ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस अभिलेख का नाम उत्तर मेरूर अभिलेख, क्योंकि इसी अभिलेख से चोल प्रशासनिक प्रणाली या चुनाव की प्रणाली, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। क्या है नाम, एक बार आप देख लीजिए, उत्तर मेरूर अभिलेख। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल मेंस में ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, फैक्चुअल चीज नहीं पूछता है, आपसे विश्लेषण पूछेगा। लेकिन ये पूरा टॉपिक प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पूरा लिखा हुआ है, विवरण है। जो चोल साम्राज्य में कुछ भव्य मंदिर बनाए गए, जिसको महान प्राण वान चोल मंदिर कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा मंदिर आता है? एक तो गंगई कोंज चोलपुरम जो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, उसके अलावा एरावतेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। और ये तीनों, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, जिसमें से ये तीनों मंदिर आपको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्मारक में शामिल है। प्रीलिम्स में यूनेस्को के संदर्भ में पूछता है कि टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज और इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज। टेंजिबल का मतलब जो देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। तो जो मंदिर है, कोई गुफा है, ये सब टेंजिबल हेरिटेज में आता है। और इनटेंजिबल में जैसे कोई नृत्य है, संगीत है, ये सब आपका इनटेंजिबल में आता है।
तो बार बार यूपीएससी टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में पिछले 10 साल में 5 सवाल पूछा है। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य द्वारा बनाए गए कौन कौन से मंदिर यूनेस्को के जो टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, कौन कौन है। गंगई कोंड, चोलपुरम, इरातेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। इसके अलावा चोल काल में ही जो नटराज की मूर्ति बनाई गई, जो विश्वविख्यात है अपने उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए, चोल काल में कांस्य मूर्ति बड़ा शानदार बनाई गई, जिसमें सबसे फेमस आपका नटराज की मूर्ति है। तो इसलिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पर विशेष फोकस भी किया है। पीवाईक्यू इसमें जरूर आप देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कीजिए इसको, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक। ध्यान रखिए, संसद में जो विधेयक होता है एक प्रस्ताव होता है, एक प्रस्ताव पेश किया गया कि भाई हमें ये कानून बनाना है, तो उसको विधेयक कहते हैं। तो अभी कानून नहीं बना है, अभी लोकसभा में बस ये पेश हुआ है। अब किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खेल शासन या स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित है। जैसे ही नाम आ गया स्पोर्ट्स गवर्नेंस, तो ये जो टॉपिक है गवर्नेंस, जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। तो गवर्नेंस से संबंधित है। याद रखिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब ये कानून बन जाएगा तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब गवर्नेंस हम पहली बार बोलते हैं तो लगता है कि जो देश के प्रशासन के संबंध में हो, लेकिन अभी ये गवर्नेंस शब्द जगह जगह यूज किया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर लोकल गवर्नेंस। उसी प्रकार से यहाँ स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब ये राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में स्पोर्ट्स के संदर्भ में अगर क्रिकेट को छोड़ दीजिए तो वैश्विक स्तर पे हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। ओलंपिक में मुश्किल से कभी एक गोल्ड मेडल जीत लेते हैं, लेकिन इतनी ही जनसंख्या वाला बगल चीन देखिए, हर ओलंपिक में या तो पहला या दूसरे स्थान पे आता है, सैकड़ों की संख्या में वो पदक जीतता है। उसका मेन कारण ये नहीं है कि भारत में टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भारत में जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस है उसका बहुत खस्ता हाल है। उसी स्पोर्ट्स गवर्नेंस को सुधारने के लिए यह विधेयक लाया गया है, राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक। अब इसमें इसका मुख्य उद्देश्य खेल गवर्नेंस को सुधारना, खेलों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना, खेल महासंघों से जुड़े विवाद और मुकदमों का जल्दी निपटान करना। अब जरा जब ये कानून बनेगा तब तो हम लोग और विस्तार से देखेंगे। अभी विधेयक है, विधेयक में क्या क्या प्रमुख प्रावधान दिया गया है, एक बार जरा इसको नजर डालें। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी बनाने की बात की गई है, जिसको सबसे पहले यही लिखा जाना चाहिए, राष्ट्रीय खेल बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, एनएसबी। अब ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो बनाया जाएगा, जिसको आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे, उसका मेन काम होगा कि खेल के प्रशासन में या विभिन्न खेलों के जो शासकीय संस्थान हैं या बॉडी हैं उनको दिशा निर्देश देना, ताकि स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार हो सके। तो इसमें विभिन्न जो खेल हैं उसके संबंध में राष्ट्रीय खेल शासकीय निकाय की स्थापना की जाएगी। जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जो भारत में ओलंपिक के संदर्भ में सबसे एकमात्र शासकीय बॉडी है, निकाय है। इसको ओलंपिक के संदर्भ में बोर्ड के रूप में बनाया जाएगा और ये राष्ट्रीय खेल बोर्ड से उसको दिशा निर्देश मिलेगा। उसी प्रकार से पैरा ओलंपिक के संदर्भ में राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति एनपीसी एकमात्र संस्था है, और अन्य संस्थान है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय खेल संघ, राष्ट्रीय खेल क्षेत्रीय खेल संघ, उसी प्रकार से कुश्ती के संदर्भ में है, उसी प्रकार से हॉकी के संदर्भ में है। तो जितनी शासकीय जो निकाय हैं सबका दिशा निर्देश कहाँ से जाएगा? राष्ट्रीय खेल बोर्ड से जाएगा।
अगर ये जितनी संस्थान हैं, अगर इसको केंद्र सरकार से पैसा चाहिए तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड के दिशा निर्देश का पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि इसको ये भी प्लान है कि बीसीसीआई को भी इसके अंदर लाया जाए। इसमें विभिन्न जो बॉडी है उसमें सबसे विवाद होता है चुनाव के संबंध में कि विभिन्न जो जैसे हॉकी का जो बोर्ड है, अब उसमें चुनाव की बात आती है तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाता है। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग वहां उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, जिस कारण से खेल का जो विभिन्न स्पोर्ट्स का खस्ता हाल हो जाता है। तो ये जो चुनाव है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो, इसकी देखरेख के लिए एक अलग संस्थान राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल बनाने की बात की गई है। यही नहीं, कोई भी अगर विवाद होता है उस विवाद के निपटान के लिए इन जनरल क्या लोग कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, जहां सालों तक वो मामला लगा रहता है और इस कारण से खेल पिछड़ जाता है। इसलिए अलग से एक अधिकरण बनाने की बात है, राष्ट्रीय खेल अधिकरण। जहां भी आप अधिकरण शब्द सुन लें उसका मतलब होता है अर्ध न्यायिक संस्था। अर्ध न्यायिक संस्था, जहां भी आप अर्ध न्यायिक संस्था सुन ले उसका मतलब होता है इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, फौजदारी की नहीं, सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। अब जो सिविल न्यायालय बनाने की बात है उसका एक अध्यक्ष होगा और अलग से 2 सदस्य होगा। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के या तो न्यायाधीश हो सकते हैं या किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इसके अलावा जो सदस्य हैं वो खेल लोक प्रशासन या विधि विशेषज्ञ हो सकते हैं। इनको जो न्याय देने की अपनी खुद की प्रक्रिया बनाने की शक्ति है ताकि न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो, और जो बार बार प्रोसीजर का हवाला देके न्याय में विलंब होता है उससे भी बचा जा सके। तो खेल संबंधी विवाद के शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगा। इनका जो खर्च है भारत के कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से वहन किया जाएगा। इस अधिकरण का जो के दायरे में जो मामला आएगा, जो मैंने आपको कहा सिविल कोर्ट्स का अधिकार, उसमें सिविल मामला होगा, लेकिन जो सिविल कोर्ट है भारत में उसमें अपील इस नहीं किया जा सकता है, यहाँ दिया नहीं हुआ है। इस अधिकरण का जो भी मामला होगा सीधे आप अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो ये लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से बचा गया है। इसके अलावा जितने भी जो स्पोर्ट्स बॉडी होंगे, शासकीय राष्ट्रीय खेल शासकीय निकाय होंगे, उनको अपना खुद आचार संहिता बनाना पड़ेगा और वो आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल होगा। इसके अलावा सुरक्षित खेल नीति और शिकायत निवारण तंत्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा गया है जो वनरेबल सेक्शन है, चाहे महिला हो या माइनर का मतलब अवयस्क 18 साल से छोटे जो खिलाड़ी हैं उनका शोषण होता है, तो उससे उनका जो शिकायत है आसानी से सुना जा सके। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी इसमें बनाई जा रही है राष्ट्रीय खेल बोर्ड, इसके बारे में देखेंगे। इसमें एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार, ये तो ऑब्वियस है। और अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनको लोक प्रशासन में या खेल गवर्नेंस में या खेल कानून या संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना चाहिए। इस राष्ट्रीय खेल बोर्ड का काम क्या है? इसका काम है कि जो भी बॉडी है राष्ट्रीय खेल शासकीय निकाय, जिसको नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी बोलते हैं, उसका रजिस्टर का रखरखाव करना। उसके अलावा जो तदर्थ प्रशासनिक निकाय गठित करना, राष्ट्रीय खेल शासी निकायों को दिशा निर्देश देना, या फिर खेलों को विकसित करने और एथलीटों के कल्याण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय हैं और भारत के जो खेल निकाय हैं दोनों के बीच सहयोग और समन्वय करना। उसके अलावा ओलंपिक और खेल गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय मानक को भारत देश में लाना, ताकि भारत में स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो सके और हम भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खूब मेडल जीत सकें।
तो ये एक प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये टॉपिक आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल किया। ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे कुछ फैक्ट्स आप इकोनॉमी में भी यूज मेंस में कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी कुछ इसमें फैक्ट निकल के सामने आते हैं, उसको भी हम लोग को देखना होगा। तो क्या है ये, क्यों चर्चा में है? देखिए, इथेनॉल जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा माना जाता है। इथेनॉल जब जलाया जाता है तो पेट्रोल की तुलना में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में छोड़ता है। अब क्या है कि इसीलिए सोचा गया कि क्यों ना जो पेट्रोल का यूज हो रहा है उसमें इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो, इथेनॉल मिलाया जाए तो तुलनात्मक रूप से कम ग्रीन हाउस गैस निकलेगा। तो इथेनॉल जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, या फिर इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा है। इसको अलग अलग पादप से बनाया जाता है, जिसमें वो पादप जिसमें स्टार्च होता है, और इसको सामूहिक रूप से बायोमास कहा जाता है, जिससे ये बनाया जाता है। बायोमास का जो प्रमुख स्रोत क्या है? गन्ना, बड़े स्तर पे स्टार्च होता है, मक्का है, गेहूं है, उच्च स्टार्च वाले अन्य सामग्री और अन्य फसल हो गए। 2014 में प्रीलिम्स में इसी स्टार्च पे सवाल पूछा था, 2014 में प्रीलिम्स में। तो पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको कीजिएगा, आगे रिपीट हो सकता है और चर्चा में तो है ही। देखिए, जब प्राकृतिक रूप से क्या इथेनॉल बनता है क्या, तो प्राकृतिक रूप से यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से इथेनॉल बनता है। और ऐसे जब आप पेट्रोकेमिकल जो प्रक्रियाएं हैं उससे भी एथिलीन हाइड्रेशन से भी इसको इथेनॉल तैयार किया जाता है। अब जरा आते हैं कि सरकार की 2003 में एक कार्यक्रम आया था जिसमें इथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। बाद में 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया, जिसका टारगेट था कि 2030 तक पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल को मिश्रण या ब्लेंडिंग किया जाए। लेकिन 2022 में इस नीति में संशोधन किया गया और इस 2030 वाले लक्ष्य को घटा के 2025-26 किया गया। और देखिए 2025 है और हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है कि 2025 तक हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी नीति के तहत ये प्लान था कि भाई जो गन्ना का रस है या चुकंदर है, कसावा है, खराब अनाज है, सड़े हुए आलू हैं, इन सब से जो मानव उपभोग के लिए सही नहीं है उन सब से इथेनॉल बनाया जाए। इसके अलावा जो अधिशेष खाद्यान्न किसान उत्पादन करते हैं तो उन किसान से लिया जाए, उसके बदले में किसान को पैसा दिया जाए तो किसान को भी फायदा होगा। तो इसलिए ये नीति प्रारंभ की गई थी। इसकी देखिए इस नीति का कितना ये नीति सक्सेसफुल रहा है। इथेनॉल का उत्पादन अगर हम कंपेयर करें पिछले 10 वर्षों में, तो जहां 2014 में 38 करोड़ लीटर उत्पादन था, 10 वर्ष बाद ये 2025 में 660 करोड़ हो गया है, लगभग 15 से 20 गुना बढ़ गया है। यही नहीं, जहां अब देखो एक चीज कि भारत 80 से 85% के आसपास अपने जो पेट्रोलियम के लिए इंपोर्ट पे निर्भर है। हम लोग पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो भारत का बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार इसी में जाता है, पेट्रोलियम के आयात में जाता है। अगर उस पेट्रोलियम में इथेनॉल को मिक्स करें 20%, तो हमारा 20% इंपोर्ट कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा और विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बचत होगा। वही बचत हुआ है। देखिए पिछले 10 वर्षों में 1.36 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और किसानों को भी लगभग जो पैसा दिया गया 1.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए।
क्योंकि किसान इसका उत्पादन किए, जो चाहे कच्चा माल हो या फिर किसान के समूह द्वारा एथेनॉल का उत्पादन है। इसमें इस एथेनॉल के मिक्सिंग से 700 लाख टन CO2 उत्सर्जन को हम लोग कम कर पाए हैं, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक दो डेटा प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछेगा, याद रखिए। ये डेटा प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछा, मेंस में पूछ सकता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि एथेनॉल का उत्पादन बढ़े। 2018 में सरकार ने सब्सिडी अनुदान ब्याज अनुदान योजना शुरू किया था, जिसमें कम ब्याज पे ऋण मिल सकता है ताकि आप एथेनॉल बनाने वाला प्लांट बना सकते हैं, उसकी अवसंरचना बना सकते हैं। तो ये 2018 में शुरू किया गया था। 2018 में ही एथेनॉल पर GST घटाकर 5% कर दिया गया ताकि एथेनॉल सस्ता हो जाए, और पेट्रोल जब वो सस्ता होगा तो पेट्रोल में मिलाना आसान होगा। जो पेट्रोल बेचने वाले लोग हैं, पेट्रोलियम में मिलाना आसान होगा। पहले इस पे GST 18% वाले में था, उसको घटा के 5% 2018 में कर दिया गया। उसके अलावा नए स्रोतों से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई 2019 में। उसमें चीनी और शुगर सिरप दोनों को शामिल किया गया। यही नहीं, 2016 में उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी भूमिका का निर्वहन करें और एथेनॉल के लिए कच्चा माल की सतत आपूर्ति हो सके। 2020 में मक्का को भी इसमें शामिल कर लिया गया ताकि मक्के से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। तो ये काफी सरकार का प्रयास था, जो देखा गया आगे काफी फायदा हुआ है। इसमें एक चीज आपको समझा दूं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मैंने कहा कि एथेनॉल को मिलाने से पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस कम ये उत्सर्जन करता है, बहुत कम उत्सर्जन करता है पेट्रोलियम की तुलना में। दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि ये भारत को फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार बचाता है। तीसरी बात, जो किसान है वो अनाज उत्पादन कर रहे हैं, तो इन जनरल किसान को अनाज बेचना पड़ता है मार्केट में, जहां पे बहुत सही रेट नहीं मिल पाता है, खाद्यान्न मार्केट में बेचना पड़ता है। अब किसान के पास नया विकल्प है कि वो एथेनॉल के लिए उत्पादन कर सकता है और एथेनॉल के लिए अनाज बेच सकता है, तो किसानों के लिए मार्केट बनेगा। जब एथेनॉल उत्पादन के लिए आप प्लांट लगाएंगे तो इससे रोजगार बढ़ेगा। तो बहुत सारा इसका फायदा है। साथ में भारत के संदर्भ में भी भारत ने जो पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ, उसमें जो ग्रीन हाउस गैस कम करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें सहायता करेगा। तो हर तरफ से भारत के लिए ये लाभदायक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स से मैंने कहा कि पहले पूछा जा चुका है, रिपीट किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इकोनॉमी का टॉपिक है, और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। इकोनॉमी में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया कि GST भारत में प्रगतिशील है। अब क्या रिपोर्ट कौन निकाला है? NIPFP संस्था का नाम है, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। इसने जब अध्ययन किया तो इसने पाया कि जो भारत में GST व्यवस्था है वो प्रगतिशील है। प्रगति जब टैक्स की बात करते हैं तो उसको प्रगतिशील किसको बोलते हैं? प्रगतिशील का मतलब है कि जो समाज का निचला तबका है आर्थिक रूप से, वो तुलनात्मक रूप से कम टैक्स पे करे, उससे ऊपर का तबका तुलनात्मक रूप से ज्यादा टैक्स पे करे, और जो सबसे रिच है वो तुलनात्मक रूप से और ज्यादा टैक्स पे करे, तो वो प्रगतिशील कहलाता है। अब देखिए कैसे बोला गया कि ये प्रगतिशील है। तो पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि भारत में जो कुल राजस्व टैक्स से जो कलेक्ट किया जाता है, जिसमें उपभोग पर कंजम्पशन पे टैक्स है, या आयकर है, या प्रॉपर्टी टैक्स है, या कॉरपोरेट टैक्स है, जब सारा टैक्स को आप जोड़ेंगे उसमें से 62% जो टैक्स है भारत में वो कंजम्पशन वाला टैक्स है, और इस 62% का आधे से अधिक टैक्स GST वाला है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, क्योंकि GST वाला पूरा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो इसलिए इसके GST का प्रभाव सोसाइटी पे क्या पड़ता है इकोनॉमी में, तो हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, तो जब भी मेंस में सवाल आए इन डेटा का आप उपयोग जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछेगा ये डेटा।
मेंस में अपने इस डेटा का उपयोग मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन के लिए आप कर सकते हैं ताकि मार्क्स बढ़े। जरा देखें इस डेटा को। तो इसमें कहा गया है कि उच्च आय वर्ग के लोग कर के एक बड़े हिस्से का भुगतान करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो निचला 50% लोग, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का निचला जो गरीब तबका है 50%, वो पूरे जीएसटी का, ग्रामीण क्षेत्र के जीएसटी का 31% पे करता है। लेकिन ग्रामीण आबादी में जब टॉप 20% अगर देखें तो वो दुगने के आसपास 37% जीएसटी पे करता है। जब शहरी आबादी में देखें तो लगभग उसी तरीके का पैटर्न है। शहरी आबादी का निचला 50% 29% टैक्स पे करता है और ऊपर के जो इलीट 20% हैं वो दोगुने से ज्यादा 41% टैक्स पे कर रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर की आबादी, जो अमीर आबादी है या फिर आर्थिक रूप से तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऊपर है, वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो जैसे ही ऊपरी आबादी ज्यादा टैक्स पे करेगा मतलब प्रगतिशील आपका कर प्रणाली है। ये उस चीज का भी खंडन करता है कि ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया था 2023 में, और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समाज का गरीब व्यक्ति है वो जीएसटी का 2/3 टैक्स पे कर रहा है। तो इस रिपोर्ट में दावा था कि गरीब वर्ग 2/3 जीएसटी का भुगतान कर रहा है। इसी पे काफी जो अर्थशास्त्रियों में विवाद उत्पन्न हुआ कि ये जीएसटी प्रणाली प्रगतिशील है कि नहीं। लेकिन जब भारत ने खुद इसका अध्ययन किया तो मालूम चला ये प्रगतिशील है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार जरा जीएसटी समझ लीजिए। पहले जब टैक्स सिस्टम, जब कोई सामान हम खरीदते, जैसे मिठाई खरीदने गए कहीं पे और वो मोहन की मिठाई है, मोहन की मिठाई पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा, वैल्यू एडिड टैक्स, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। अगर मोहन उस मिठाई को डिलीवर करा रहा है तो सर्विस टैक्स भी लगाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के टैक्स उस मोहन की मिठाई पे लगते थे और उसमें काफी दिक्कतें आती थी। तो वन नेशन वन टैक्स के तर्ज पे उस पे अब जीएसटी में डाल दिया गया कि अब बस जीएसटी लगेगा, बाद में उसको केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में बांट लेगा। अब जरा समझिए, जीएसटी के विभिन्न स्लैब भी हैं। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसपे 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है। तो अलग अलग स्लैब है। ऐसे जो स्लैब है, इसलिए ये स्लैब बनाया गया है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जैसे खाने की वस्तुएं हैं तो उसमें मान लो 5% है, तो अमीर तबका के साथ साथ मुख्य रूप से गरीब तबका उसको यूज करता है, तो भाई कम उसको टैक्स देना पड़े। लेकिन एसी आप खरीद रहे हैं तो एसी अमीर तबका खरीदता है तो अमीर तबका को 28% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से वो, जैसे कि आपका मनोरंजन कर है, सिनेमा हॉल में 28% टैक्स है, तो चूंकि अमीर तबका सिनेमा हॉल जा रहा है तो इसलिए उस पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। इसलिए ये रिपोर्ट आया कि भाई प्रगतिशील है। आप इसमें एक कुछ और बिंदुएं जैसे दी गई है कि इस अध्ययन में कहा गया है कि 5 से 12% का जो कर श्रेणी है उसमें जो वस्तुएं आती हैं उस पर अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो जो गरीब वर्ग है उस पर बोझ बढ़ता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो गरीब वर्ग सामान का उपभोग ज्यादा कर रहा है उस पर टैक्स कम कीजिए। यही नहीं, ये भी बोला गया है अभी भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर 12% टैक्स लगता है, तो उसमें से कुछ मदों को, कुछ वस्तुओं को निकाल के 5% में डालने की आवश्यकता है क्योंकि गरीब वर्ग उसका यूज कर रहा है ज्यादा, और कुछ वस्तुओं को 18% वाले स्लैब में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ये आपका सलाह दिया गया है, अनुशंसाएं की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जीएसटी दर संरचना में परिवर्तन का जो उपभोक्ता पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जो इसीलिए जो नीति निर्माण किया जाता है इसमें जरूर देखने की आवश्यकता है कि गरीब तबका किससे संबंधित वस्तुएं की किस स्लैब में डाला जाए, उसको 18 या 28% में नहीं डालना चाहिए। तो यही सब अनुशंसाएं हैं। आप जीएसटी के संदर्भ में फाउंडेशन में डिटेल में पढ़ते हो, जो भी आपके नोट्स हैं उसमें ये डेटा को
वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है, तभी मेंस में अच्छा आंसर लिख पाएंगे इकोनॉमी में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, वो आईसीजे के संदर्भ में है। आईसीजे की जलवायु परिवर्तन से निपटने पर सलाहकारी राय। अब इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित संस्थान है। अब इसने क्या, अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या कहा, तो इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। याद रखिए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, स्वयं कोई मामला सो मोटो नहीं लेता है। इसमें जो देश हैं उनको जाके मामला रखना पड़ता है, कंप्लेन करना पड़ता है, उसके बाद मामले की सुनवाई करता है। तो प्रशांत महासागर है, उसमें एक छोटा सा देश है वानुअतु, इसके नेतृत्व में 130 से अधिक देश का समर्थन प्राप्त था। वो आईसीजे में गया और उसी संदर्भ में ये मामला आया है। एक चीज मैं आगे बढ़ने के पहले एक चीज समझा दूं कि जितने जो द्वीपीय देश हैं, छोटे देश हैं, चाहे मालदीव हो या यहाँ प्रशांत महासागरीय द्वीप हैं, तो जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है कि समुद्री जल स्तर ऊपर आ रहा है, तो इनके अस्तित्व पे खतरा है। सबसे पहले जो ये प्रभावित होंगे यही द्वीप होंगे, और ये द्वीप समाप्त होने के कगार पे हैं। बहुत सारे तो द्वीप समाप्त हो गए हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे चूंकि सुवेद्य है, इसीलिए बार बार यही मामला को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उठाता रहता है। अब इसमें किस आधार पे ये गए आईसीजे में, क्या आईसीजे के पास ये शक्ति है? तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आईसीजे को संकल्प पारित करके एक शक्ति दी कि वो निम्न मामलों पर सलाहकारी अनुशंसाएं दे सकता है। किस मामले पे? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्रों को क्या दायित्व है, इस संदर्भ में आईसीजे निर्णय सुना सकता है। और इन दायित्वों को पूरा करने में अगर विफल रहता है तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये शक्ति आईसीजे को दे दिया था, उसी आधार पे जो ये देश थे 130 देश आईसीजे में गए थे। तो जो निर्णय सुनाया गया, जरा उसके प्रमुख बिंदुओं को देखिए। निर्णय में कहा गया कि जो स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण जो है वो मानवाधिकार है, मानव का अधिकार है। और जो चूंकि सभी देश, लगभग सभी देश जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उससे बंधे हुए हैं, उस संधि से बंधे हुए हैं, तो उनको अपने नागरिकों को ये मानवाधिकार का रक्षा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु उनको कार्य करना चाहिए। अगर जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु कार्य नहीं करेंगे तो ये उनके ही नागरिकों का मानवाधिकार का हनन होगा। इसके बाद ये भी उसमें सुनाया गया कि उत्सर्जन को, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सरकारें बाध्य हैं। विभिन्न देशों ने जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए समझौता किया कि वैश्विक जो तापमान है उसको औद्योगिक पूर्व दुनिया के 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देना है। आखिर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस आया कहाँ से? बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि औद्योगिकरण जब हुआ उसके पहले की जो दुनिया थी, उस समय का जो टेम्परेचर था T, उससे अगर 2 डिग्री आगे निकल गया टेम्परेचर, पूरे दुनिया का औसत तापमान अगर 2 डिग्री आगे निकल गया तो जलवायु परिवर्तन ऐसे होगा जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, वापस नहीं लाया जा सकता है। तो ये दुनिया धीरे धीरे तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए सेफर साइड 2 डिग्री मैक्सिमम लिमिट है, इसीलिए सेफर साइड बोला गया। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें पहुंचना है। वैसे आपको बता दूं, बड़ा ये चुनौतीपूर्ण है कि हम लोग 1.3 डिग्री अभी ही पहुंच चुके हैं। अभी ही 1.3 डिग्री औसत तापमान पूर्व औद्योगिक काल से
बढ़ चुका है और टारगेट है 1.5 डिग्री। उससे जितना ऊपर जाएगा उतना डरने की बात है। तो इसीलिए बोला गया कि सभी देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो उसके लक्ष्य को हासिल करना उनका परम कर्तव्य है। अगर ये अनुपालन नहीं करते हैं तो इसके विफलता में उन पे कानूनी रूप से उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और जो भी नुकसान करने वाली गतिविधि है उसको बंद करना पड़ेगा। अगर वो बंद नहीं करते हैं, फिर से गलती करते हैं, तो उनको क्षतिपूर्ति प्रदान करनी पड़ेगी। लेकिन वैसे बता दें, जो बड़े देश हैं, खासकर अमेरिका और रूस, बोला कि भाई जो आईसीजे है उसके पास शक्ति नहीं है इस प्रकार से कोई निर्णय दे, ये विभिन्न देश स्वयं इसमें काम करे, कोई बाध्यकारी ना हो। तो ये एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा एमिशन संयुक्त राज्य अमेरिका ही करता है, आज चीन है। आईसीजे के बारे में जरा समझ लें, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट आईसीजे और आईसीसी, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। उसको भी हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ये जो आईसीजे है, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक निकाय के रूप में हुई थी। यह पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। आपको बता दूं, आईसीसी जो है ये यूनाइटेड नेशन से संबंधित नहीं है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। यह रोम स्टैट्यूट्स बोलते हैं, उस पे जिस देश ने साइन किया वो सब हैं। इसमें जो आईसीजे में इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें एक देश दूसरे देश पे या एक समूह का देश दूसरे समूह के देश पे जो विवाद लेके आता है, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति के खिलाफ विवाद आता है। अगर वो कोई नरसंहार किया है, कोई तानाशाह है जिसने अपने नागरिकों का बड़े स्तर पे नरसंहार किया है, तो उसके खिलाफ केस उसमें जाता है। तो ये जो आईसीसी है, वैसे भारत आईसीसी का हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन आईसीजे का तो बात मानने, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के हम लोग पार्ट हैं, सदस्य हैं। यह विभिन्न देशों के बीच विवाद का निपटान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों को कानूनी प्रश्न पे सलाह भी देता है और ये तभी सुनवाई कर सकता है जो विभिन्न देश उसको अनुरोध करें, सो मोटो नहीं ले सकता है। एक मजेदार बात बता दूं, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका मुख्यालय भी हेग नीदरलैंड में है। तो ध्यान रखिएगा, आईसीजे और आईसीसी दोनों का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, लेकिन आईसीसी यूनाइटेड नेशन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा इसमें 9 साल के लिए 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र के महासभा और सुरक्षा परिषद से। उन न्यायाधीशों को अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करना है, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना है और किसी भी मामले की सुनवाई करनी है। इसको विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, आईसीजे को। और 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में आईसीजे को जाना जाता है, आईसीसी नहीं है ना। तो आप प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है दोनों को कंपेयर करके, आईसीजे और आईसीसी। आईसीसी 2002 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, तो इसीलिए उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीजे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो विश्लेषण है वो आपको एनवायरनमेंट में काम आएगा। चलिए अब हम लोग संक्षिप्त जो सुर्खियां हैं उसको जरा देख लें। तो सबसे पहले जो है टॉपिक आपका वित्तीय स्थिति सूचकांक, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, लेकिन अभी चांस इसलिए कम है क्योंकि ये प्रस्ताव किया गया है। देखिए क्या प्रस्ताव है। आरबीआई के एक अध्ययन में ये देखा गया, में बताया गया कि जो दैनिक आधार पर बाजार का रुझान होता है उसके देखरेख के लिए, उस पर नजर रखने के लिए एक सूचकांक बनाया जाए जिसका वित्तीय स्थिति सूचकांक नाम दिया गया।
तो बोला गया कि ये सूचकांक बनाना चाहिए, प्रस्ताव दिया गया आरबीआई के द्वारा। अब जरा समझें कि वित्तीय स्थिति सूचकांक है क्या। तो वित्तीय स्थिति सूचकांक को 2012 के बाद का जो काल है उसको बेस माना जाएगा और उसके औसत के संदर्भ में अपेक्षाकृत कठिन या आसान वित्तीय बाजार स्थिति के स्तर पर आकलन करता है कि 2012 के बाद की जो औसत स्थिति है उसकी तुलना में अभी क्या स्थिति है, कठिन स्थिति है या आसान स्थिति है। तो कैसे बनेगा इंडेक्स, वो बात की बात है। ये इंडेक्स अभी प्रस्तावित है, लेकिन इस इंडेक्स में जो आपका 5 प्रमुख बाजार है उसको शामिल करने की बात की गई है। ये ही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो यहीं से सवाल आएगा। वो 5 प्रमुख बाजार कौन कौन सा है? मुद्रा बाजार, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति बाजार या कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और इक्विटी बाजार। तो इन बाजारों का जो डेटा है वो कलेक्ट करके एक वित्तीय स्थिति सूचकांक बनाने की बात की गई है। ये भी बोला गया है कि अगर एफसीआई का उच्च सकारात्मक मान आता है, इसका मतलब है कि बाजार ज्यादा नियंत्रित है। तो जब अगर बनता है तो पूछने का चांस बढ़ जाता है। अभी प्रस्तावित है तो प्रीलिम्स में चांस आपका कम है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, भारत कौशल प्रेरक पहल। एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, जिसको हिंदी में कहते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इंग्लिश में ज्यादा आसान है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से भारत कौशल प्रेरक पर विचार कर रहा है। अब ये है क्या भारत कौशल प्रेरक, उसको जरा देखेंगे, ये पहल के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इसमें लोगों को जो तकनीक का ज्ञान देने, प्रशिक्षण देने से संबंधित है ताकि लोग तेजी से अपना करियर बदल सके। अभी बड़े स्तर पे नेक्स्ट रिवॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में या आपका बिग डेटा एनालिसिस में आ रहा है, तो वो सब प्रशिक्षण देना ताकि लोग अपना आसानी से करियर बना सकें, बदल सकें। उसके अलावा ऐसे प्रशिक्षण को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और जो शिक्षा जगत है, उद्योग जगत, उनके जरूरतों के अनुकूल ढालना। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्किल डेवलपमेंट के संबंध में कि जो हमारा जो कार्यशील युवा वर्ग है उसका स्किल, जो उद्योग जगत है उसको जो रिक्वायर्ड स्किल है, उसको जो आवश्यक स्किल है उससे मिलता नहीं है। तो इसीलिए ये पहल की बात की गई है। विशेष रूप से AI, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में रीस्किलिंग की बात हो। इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात है जिसमें PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये प्लेटफॉर्म इनोवेशन करेगा। ये जो है पहल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन है, पहल उसी का हिस्सा होगा। यह सरकारों को, हर स्तर के श्रमिकों को, चाहे उसका शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, उसको नए कौशल सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये जो पहल है मुख्य रूप से समझ जाइए री-स्किलिंग के लिए पहल है। एक ये टॉपिक को आगे बढ़ने के पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत में जो स्किल डेवलपमेंट है ना उसका बहुत बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि अभी मात्र 4% लोगों को जो काम करते हैं अर्थव्यवस्था में, उसको हम लोग स्किल डेवलपमेंट, जो संस्थागत तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर पाते हैं, स्किलिंग कर पाते हैं। यही डेटा चाइना के संबंध में लगभग 50% है और साउथ कोरिया के संबंध में 85% से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कितना अंतर है। तो और जो भी हम स्किल डेवलपमेंट कर भी पाते हैं तो एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि जो इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वैसा स्किल युवा वर्ग में नहीं है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये पहल का आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस में
सिलेबस में आपका स्किल डेवलपमेंट के संबंध में मेंस में क्वेश्चन जब आता है वहां पे इस पहल का उल्लेख कर सकते हो, थोड़ा विश्लेषण कर सकते हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम। AI फॉर इंडिया 2.0 का ऑब्वियसली नाम से ही मालूम चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। मिनिस्ट्री फिर से सेम है, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग देने के लिए 9 स्थानीय भाषाओं को चुना है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ ये सब स्थानीय भाषाएं हैं। इसमें तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने की शुरुआत की गई है। इसमें AI फॉर इंडिया 2.0, इसमें इसका उद्देश्य है कि युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग विशेष रूप से ग्रामीण और गैर अंग्रेजी भाषी पृष्ठभूमि वाले जो कॉलेज के छात्र हैं, फ्रेशर, ग्रेजुएट्स हैं या फिर करियर शुरुआत करने वाले पेशेवर हैं, उनको स्थानीय भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग दिया जाएगा इसमें। और ये ट्रेनिंग ऑब्वियसली निःशुल्क दिया जाएगा AI और मशीन लर्निंग के संदर्भ में। तो ये एक पहल है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, पावर मार्केट कपलिंग। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने ये निर्देश दिया है कि पावर मार्केट कपलिंग जनवरी 2026 से डे अहेड मार्केट के साथ शुरुआत होगा। अब 2 वर्ड है, एक है पावर मार्केट कपलिंग और दूसरा है डे अहेड मार्केट। तो डे अहेड मार्केट जिसको डैम बोलते हैं, तो पहले उसके बारे में समझ जाइए। इसमें जो मार्केट का मतलब है कि जो पावर बेचना चाह रहा है बिजली और जो बिजली खरीदना चाह रहा है, तो एक दिन पहले ही वो निर्धारित कर लें कि भाई कितना पावर चाहिए, कितना पावर मुझे खरीदना है। तो ये बाजार में सहभागियों को अगले दिन के लिए बिजली खरीदने और बेचने में सक्षम बनाता है। मतलब कल अगर मुझे बिजली बेचना है तो आज ही वो इन्फॉर्म करेंगे, कल मुझे खरीदना है आज ही इन्फॉर्म करेंगे, उसी प्रकार से हम नेगोशिएट करेंगे। तो इसको डैम बोलते हैं। लेकिन पावर मार्केट कपलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पावर एक्सचेंज, जहां पे सभी बिजली बेचने वाले, बिजली खरीदने वाले जो बड़े बड़े आपको संस्थान हैं, उनका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब जब सब जगह का इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो उसी डिमांड और सप्लाई के को मिलाकर, जितना डिमांड और सप्लाई, क्योंकि मार्केट डिमांड सप्लाई चलता है, तो डिमांड और सप्लाई को एक जगह देखते हुए जो बिजली का जो रेट है उसमें एकरूपता लाई जाएगी, समानता लाई जाएगी। तो खरीद और बिक्री के ऑर्डर एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं और फिर उन्हें मिलाकर एक समान कीमत तय की जाती है। तो एक तो हो सकता है रियल टाइम भी हो सकता है, लेकिन जो आयोग का कहना है इसको डैम में लाएंगे, मतलब एक दिन पहले ये निर्धारित करेंगे कि कल क्या उसका रेट होगा। इसमें इसीलिए कि ताकि मूल्य संबंधी एकरूपता हासिल की जाए, इसलिए एक्सचेंज बनाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मार्केट। इन्वायरमेंट में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। इसमें 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम लोग देखते हैं। यूरोपीय आयोग ने सीबैम क्षेत्रों में उत्पादित EU निर्मित वस्तुओं के लिए कार्बन लीकेज के जोखिम को दूर करने हेतु एक नया उपाय करने का निर्णय लिया है। इसमें 2 वर्ड आया है, एक तो कार्बन लीकेज, एक सीबैम। पहले इसको समझेंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए यूरोपीय यूनियन है, इसमें खूब सारे देश हैं। अब इस देश में जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं, इन्वायरमेंटल कानून है, पर्यावरणीय कानून है, बड़ा सख्त है। अब सख्त पर्यावरणीय कानून का मतलब है कम उत्सर्जन वाला ही आप प्लांट लगा सकते हो। अब कोई चीज से अगर ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो दंड मिलेगा। तो इसीलिए ये देश क्या करते हैं कि जिस वस्तु के निर्माण में ज्यादा उत्सर्जन होता है वो फैक्ट्री को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं,
जैसे अफ्रीका के देश हो गए, दक्षिण एशिया के देश हो गए, वहां शिफ्ट कर दिए फैक्ट्री, जहां इन्वायरमेंटल नॉर्म्स या कानून बड़े सरल हैं। यहाँ पे बड़ा कठिन है, यहाँ बड़ा सरल है। अब मान लीजिए सीमेंट बनाना है, सीमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, तो अपना फैक्ट्री कहाँ शिफ्ट कर देगा? अफ्रीकी देश में। अब वहां घटिया प्लांट से खूब उत्सर्जन हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो खूब उत्सर्जन, जो मूल रूप से इसलिए सख्त कानून बनाए गए थे यूरोप में कि उत्सर्जन कम हो, लेकिन इसको क्या बाईपास कैसे कर रहा है? जहां बाईपास कर रहा है अफ्रीका में भेज के, एशिया में भेज के, तो इससे उत्सर्जन बहुत बढ़ रहा है। इसी को बोला जाता है कार्बन लीकेज। इसको क्या बोला जाता है? कार्बन लीकेज। और ये जो शिफ्ट किया जाता है फैक्ट्री को, इसमें बोला जाता है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। अब यूरोपीय आयोग का कहना है कि भाई लक्ष्य तो प्राप्त हो नहीं पा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री शिफ्ट हो रही है उधर और उत्सर्जन तो हो ही रहा है। इसलिए बोला कि भाई अब धीरे धीरे कुछ ऐसे उपाय लगाएंगे कि जो वस्तुएं CBAM क्षेत्र में, अफ्रीकी और एशियाई देश जहां पे उत्सर्जन खूब हो रहा है, लेकिन वो वस्तु बन किसके लिए रहा है? यूरोप के लिए बन रहा है। तो जो वस्तु आएगा तो उस पर उत्पादन के कारण कार्बन उत्सर्जन जो हुआ है उसका कुछ भुगतान करना पड़ेगा, उस वस्तु को महंगा करना पड़ेगा। अभी तत्काल 6 प्रकार के जो वस्तुएं हैं उस पर यह शुल्क लगाने की बात है। कौन कौन से? सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, लौह इस्पात, हाइड्रोजन और बिजली। इस तरह के जो 6 प्रकार के वस्तु जो CBAM क्षेत्र में बन रही है, तो वहां से अगर आएगा तो उस पर शुल्क बढ़ाया जाएगा जिससे वो महंगा हो, तो उत्सर्जन थोड़ा हतोत्साहित हो और धीरे धीरे वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि वही है कि जो कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बायोटेक से, साइंस एंड टेक से संबंधित है चिकनगुनिया। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, यूपी PCS, ये सब स्टेट PCS में भी काफी पूछे जाते हैं। WHO ने चेतावनी अभी दिया है कि चिकनगुनिया वायरस की एक बड़ी महामारी पूरे वैश्विक स्तर पर फैलने का खतरा है और सभी देशों को इस पे अभी तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब इससे चिकनगुनिया जो बीमारी है वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कैसे फैलता है? मच्छर के कारण फैलता है। और किस वायरस से फैलता है? मच्छर में कौन से वायरस से फैलता है? तो वायरस का नाम, अच्छी बात है कि आपके लिए आसान है, चिकनगुनिया वायरस नाम है। यह मादा मच्छर जिसमें 2 नाम हैं, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, इस 2 जो मादा मच्छर है उसमें चिकनगुनिया वायरस होता है, उसके काटने से चिकनगुनिया होता है। इन्हीं मच्छरों से डेंगू और जीका रोग भी होता है। सबसे एक चुनौतीपूर्ण चीज ये है कि इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज अलग से है नहीं। भारत ने जो वेक्टर जनित रोग, वेक्टर का मतलब कोई ना कोई मच्छर से या कीड़े से होते हैं तो उसको वेक्टर जनित रोग बोलते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया था, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है और कोई अलग से इसमें मेडिसिन नहीं है। अब नेक्स्ट आपका संक्षिप्ति है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन के संबंध में एक माइलस्टोन जो कानून है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसमें राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात थी। हर राज्य पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात है और फिर जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात है। तो त्रिस्तरीय इसमें संस्था की बात की गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि वो संस्था बहुत सफल इसलिए नहीं हो रहा है कि समय समय पे उसकी मीटिंग नहीं होती है। तो फिर 2025 में
इस कानून में संशोधन किया गया, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025। उसके तहत एक नई संस्था बनाई गई, एनसीएमसी, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। और इस एनसीएमसी को चूंकि इस कानून के तहत संशोधन करके बनाया गया, तो इसके लिए ये वैधानिक संस्था हो गया, वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इसमें कैबिनेट सचिव इस समिति की अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, और इसके अलावा गृह और रक्षा सचिव आदि इसके सदस्य होते हैं। ये आपदा प्रबंधन और ये कानून जो था, अधिनियम, इसी आधार पे इस अधिनियम को बेस बना के नियम बनाया गया, राष्ट्रीय प्रबंधन, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति प्रक्रिया नियम। याद रखिए, कानून बनता है, जो संशोधन किया जाता है संसद में, और नियम बनाती है कौन? कार्यपालिका, उससे संबंधित मंत्रालय, और उसको अधिसूचित करती है। नियम को अधिसूचित करना बहुत जरूरी है। जैसे आरटीआई एक्ट 2005 में बना और आरटीआई नियम उसी आधार पर बना और उसकी अधिसूचना जारी हुई। तो ये जो एनसीएमसी है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो जो प्रमुख आपदा हैं उनके निपटने के लिए नोडल निकाय होगा। देश में ऐसे आपदा जिसका गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, उन सब से निपटने के लिए नोडल निकाय होगा। साथ में इसको जो ऐसे आपदा जो गंभीर और व्यापक प्रभाव वाले आपदा हैं, उसको आपातकालीन स्थिति के लिए वो तैयारी का मूल्यांकन करना पड़ेगा, और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय और निगरानी करना है इसका मुख्य उद्देश्य। कि जब आपदा आया है तो उस समय विभिन्न जगहों, विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय करना, उसका क्या कैसे रिस्पॉन्स किया जाए, उसके लिए एक्शन लेना, तो ये सब इसका उद्देश्य है। तो एक नई संस्था बनाई गई है, और ये वैधानिक संस्था है क्योंकि इसको संशोधन करके बनाया गया है। आज का लास्ट टॉपिक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसलिए चर्चा में है कि अभी इस साल की जो रैंकिंग आई, भारत का पिछले साल में अच्छा खासा, पिछले साल की तुलना में अच्छा खासा छलांग लगा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो पिछले साल 85 पे था, अब 77 पे हो गया सीधे आपका। और जितना उसमें रैंकिंग सुधार होगा तो उतना ही कम ऑब्वियसली होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 8 अंकों का सुधार है। भारतीय नागरिक अब, अच्छा ये रैंकिंग निकलता कैसे है? तो कोई देश का जो पासपोर्ट है, कितने देशों में बिना वीजा के आप प्रवेश कर सकते हैं, तो रैंकिंग में उतना आप ऊपर है। तो भारत के नागरिक अब 59 देश, 59 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। ये दुनिया के सभी पासपोर्ट की एक प्रामाणिक और मूल रैंकिंग है, जो दर्शाती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। इसका रैंकिंग कौन निकालता है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का विशेष डेटा है, उसी आधार पे इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। और सिंगापुर इस रैंकिंग में टॉप पे है। सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं, दुनिया में सबसे अधिक देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट है। उसे प्रीलिम्स में इस तरह के पासपोर्ट और ये सब वाले सवाल नहीं आते हैं, आप पीवाईक्यू देखिएगा। अब आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस हैं आने प्रारंभ हो चुके होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपके आंसर हम पढ़ते हैं। इस आंसर देने से आपका रिवीजन भी होता है ना। तो आप इसका क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपको लगता है कि रफ्तार ज़्यादा है क्वेश्चन का, तो पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।